डिस्कस थर्मोडायनामिक्स लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और विल डिस्कस व्हाट इज सीपी एंड सीवी। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दीज थिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ एग्जाम। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट ओवर हियर। So these are the questions. We will discuss them later in the last part of the video. We will discuss them. These are actually text questions. तो start करते हैं heat and heat capacity. तो discuss करते हैं यहाँ पे heat capacity को. We'll discuss heat capacity over here. Heat capacity. Guys, आज जो हमारा टॉपिक है इस पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। Now what is heat capacity? इस heat capacity को हम denote करते हैं. We denote this heat capacity by C. Heat capacity को हम C से denote करते हैं. We denote this heat capacity by C. Now let us write first what is this heat capacity. Now let us write first what is heat capacity. So what is heat capacity? It's the amount of heat required. It is the amount of heat required to raise the temperature of system. Required to raise the temperature of system. Raise the temperature of system, or you can say raise the temperature of system. Yeah. Raise the temperature of system. Temperature of system by 1 degree centigrade or by 1 Kelvin. By 1 degree centigrade or by 1 Kelvin. By 1 degree centigrade or by 1 Kelvin. Now what does this mean? For example, हमारे पास कोई सिस्टम है. This is system for we people. ये हमारे पास कोई सिस्टम है. इस सिस्टम में कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है प्रेजेंट यहाँ पे. इस अमाउंट का सब्सटेंस दैट द टेम्परेचर ओवर हियर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है. ना कितनी अमाउंट ऑफ हीट आई रिक्वायर्ड? द अमाउंट ऑफ हीट विच आई रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 11 डिग्री सेंटीग्रेड. मीन्स 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करना है मुझे. यहाँ पे 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट मुझे जरूरत लगेगी? दैट्स नोन एज हीट कैपेसिटी. सो दिस इज नोन एज हीट कैपेसिटी. और यू कैन से दिस 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 प्लस 10, दैट इज 283 केल्विन. 283 केल्विन to 284 Kelvin means you are increasing the temperature over here by 1 Kelvin. So the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree or by 1 Kelvin, that's called the specific heat. This is the specific heat. Now guys, tell me, ये जो specific heat है, is it intensive property or extensive property? Now tell me, is it intensive property or extensive property? आप क्या करोगे? यहाँ पे हम डिफरेंट सिस्टम्स लेंगे इस बात को क्लियर करने के लिए, whether it is intensive property or extensive property. We'll take two different systems. तो एक में हम amount of substance जो है इसमें हम कम नहीं. Let this is a cup of tea. Let this is a cup of tea, and let this is a bouquet of tea. Let this is full bouquet. तो आप मुझे बता, 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करना है, यहाँ पे इंक्रीज करना है 1 डिग्री, यहाँ पे भी 1 डिग्री इंक्रीज करना है टेम्परेचर. तो ज्यादा हीट कहाँ लगेगी, यहाँ या यहाँ? ज्यादा हीट कहाँ लगेगी? मीनस जो हीट मैं देता हूँ, जो स्पेसिफिक हीट मुझे जरूरत है यहाँ पे सी, वो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे. यहाँ पे मुझे कम हीट लगेगी, कम हीट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, और यहाँ पे मुझे ज्यादा हीट लगेगी टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री. मीनस जो स्पेसिफिक हीट है ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे. इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, and that property which depends upon amount of substance, that's called extensive property. Therefore this is extensive property. बहुत ही important है. Now why heat capacity is extensive property? Because it will depend upon the amount of substance present in the system.
will depend upon the amount of substance present in the system. क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? वेरी गुड, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वेरी नाइस मैरन निशा, वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई? हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाई? बिकॉज इट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। So heat capacity is an extensive property. It will depend upon amount of substance present in the system. तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो इसी हीट कैपेसिटी को हम अब डिफरेंट केसेस में डिस्कस करेंगे। देयर विल बी केसेस अराइजिंग फॉर दिस हीट कैपेसिटी। वन विल बी, विल डिस्कस हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स we will discuss it separately, and for gaseous we will discuss it separately. Now let us take case number first where we will discuss it for solids and liquids. तो हम इसको पहले सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए डिफाइन करेंगे। हम पहले हीट कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालो हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात करेंगे तो हीट कैपेसिटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे? In case of solids and liquids, this heat capacity is called a specific heat. The term heat capacity for solids and liquids, when we define it for solids and liquids, this heat capacity is called a specific heat. We called it as specific heat. तो हम इसको specific heat कहते हैं और इसको हम usually S से denote करते हैं. Now, what is specific heat? It is the heat capacity for solids and liquids. Means it is heat capacity for solids and liquids. That means in this case we have to increase the temperature, we have to raise the temperature by 1 degree centigrade or by 1 Kelvin of a solid or a liquid, of a solid or liquid. Solid और liquid में हम किस चीज की बात करेंगे? Solid और liquid में amount of substance, that amount of substance is expressed in grams. तो यहाँ पे अगर हम हीट सप्लाई करेंगे to increase the amount of substance, to increase the temperature of 1 gram of substance, 1 gram of substance, the substance over here is solid or liquid by 1 degree centigrade or by 1 Kelvin, that is called specific heat. So what is specific heat? What is specific heat? So specific heat is the amount of heat required to raise the temperature of solid or liquid, required to raise the temperature of 1 gram of solid or liquid by 1 degree centigrade or by 1 Kelvin. So you can write over here the definition for specific heat. It's the amount of heat, or it is the heat capacity for solids and liquids, or you can write it is the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree centigrade or by 1 Kelvin of 1 gram of substance. तो यहाँ पे 1 ग्राम सबस्टेंस की बात करते हैं हम, 1 ग्राम सबस्टेंस। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली 1 ग्राम सबस्टेंस की बात करते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, आई हैव टू सिस्टम्स ओवर हियर, दिस इज अ कप ऑफ वाटर, यहाँ पे मेरा एक कप ऑफ वाटर है, एंड आई विल टेक द सेम एग्जांपल, दिस इज अ कप ऑफ वाटर एंड दिस इज अ बुकेट ऑफ वाटर, and this is bucket of water. Now in both these cases there is liquid present in this case. ना यहाँ पे किसकी बात हो रही है स्पेसिफिक हीट में? इसके 1 ग्राम की, इसके 1 ग्राम की बात हो रही है, और यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है? 1 ग्राम की। तो यहाँ पे मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी? यहाँ पे मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी सो दैट मैं इस 1 ग्राम का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, so that मैं इस 1 ग्राम का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट विल बी माय स्पेसिफिक हीट, दैट विल बी माय स्पेसिफिक हीट। तो गाइज आप मुझे बता, क्या ये स्पेसिफिक हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या इंटेंसिव? क्या ये अमाउंट पे डिपेंड करेगी? क्या इन दो कंटेनर्स में, दिस इज कंटेनर ए, दिस इज कंटेनर बी, क्या इसमें और इसमें स्पेसिफिक हीट सेम लगेगी या डिफरेंट है? क्या इसमें और इसमें स्पेसिफिक हीट सेम होगी या डिफरेंट है? ना टेल मी, क्या इसमें और इसमें स्पेसिफिक हीट सेम होगी या डिफरेंट?
अरे यार डिफरेंट कहाँ से होगी, डिफरेंट यहाँ पे अमाउंट सेम है, अमाउंट 1 ग्राम है। अरे यार यहाँ पे 1 ग्राम का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, यहाँ पे भी 1 ग्राम का, नो डाउट कितना भी अमाउंट आपके पास हो। इफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज सेम, सिर्फ 1 ग्राम की बात हो रही है, देन व्हाट विल हैपन, दिस स्पेसिफिक हीट इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बिकॉज जितनी हीट यहाँ लगेगी 1 ग्राम की, 1 ग्राम के लिए उतनी हीट यहाँ भी लगेगी 1 ग्राम के लिए, देयरफॉर इट विल नॉट बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, this will be intensive property. So this specific heat will be intensive property. You got it now? I think you got it. Why it will be intensive property? तो हम यहाँ पे लिखेंगे specific heat is intensive property. Specific heat is intensive property. Now why? Because यहाँ पे specifically 1 ग्राम की बात हो रही है, यहाँ पे specifically 1 ग्राम की बात हो रही है in all the cases. जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होंगे हम सिर्फ अमाउंट ऑफ हीट डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक हीट डिस्कस करेंगे, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, नो डाउट आपके पास कितने भी सिस्टम्स हो। एक बारी फिर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ऐसी मेरे पास 3 सिस्टम्स है, दिस इज सिस्टम 1, दिस इज सिस्टम 2 एंड दिस इज माय सिस्टम 3। तो इसमें लेट देयर बी, लेट इन दिस सिस्टम देयर आर 100 grams present, and in this system let there are 1000 grams present, and in this system let there are 10,000 grams present। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूंगा तो मुझे इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री, इसका भी बाय 1 डिग्री और इसका भी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करना है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूंगा तो इस 100 ग्राम में से सिर्फ 1 ग्राम का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, यहाँ भी सिर्फ 1 ग्राम का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, और यहाँ पे भी सिर्फ 1 ग्राम का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, बिकॉज स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड फॉर 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, देयरफॉर द हीट absorbed over here, heat required over here to raise the temperature by 1 degree centigrade, in all the cases it will be same. So it will not depend upon the amount of substance. That's why it will be an intensive property. That's why specific heat is an intensive property. It does not depend upon the amount of substance. So it's intensive property, right? It is an intensive property. So you got it. Why it's an intensive property? Why it is an intensive property? इसकी फार्मूला की बात करेंगे, इस स्पेसिफिक हीट की फार्मूला की बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट की फार्मूला की बात करेंगे। Now this specific heat S it will be equal to, अगर हम इसकी बात करेंगे तो it is the amount of heat absorbed, that's Q divided by mass of substance into delta T। Now कहाँ से ये मास आ गया डिनोमिनेटर में और कहाँ से डेल्टा टी डिनोमिनेटर में आ गया। Now what is delta T? Delta T is difference in temperature. For example, हम 10 डिग्री से 11 डिग्री तक गए, this is delta T, 11 minus 10, that's 1 डिग्री। मीन्स अगर आपका डेल टी 1 डिग्री है और 1 केल्विन है, and if your mass is 1 gram, then you can say specific heat is equal to Q divided by 1 gram into 1 degree centigrade, that is equal to Q। उसी को हमने यहाँ पे डिफाइन किया और we can say S is equal to Q, means specific heat is the amount of heat absorbed when mass of substance is 1 gram and when its temperature is raised by 1 degree centigrade। I hope you might have got it. Yes sir, I hope you have got it now। इसके बाद डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी फॉर गैसेस। लेट अस डिस्कस हीट कैपेसिटी फॉर गैसेस। डिस्कस हीट कैपेसिटी फॉर गैसेस। हीट कैपेसिटी फॉर गैसेस, गैसेस में बात करेंगे हीट कैपेसिटी। तो आप मुझे बताओ गैसेस में हम किस चीज से डील करते हैं, मास या नंबर ऑफ मोल्स? गैसेस में हम मास या नंबर ऑफ मोल्स का डिस्कस करते हैं। तो मुझे बताओ गैसेस में किस चीज का डिस्कस करते हैं, मास या नंबर ऑफ मोल्स? गैसेस में हम नंबर ऑफ मोल्स का डिस्कस करते हैं, गैसेस में हम नंबर ऑफ मोल्स का डिस्कस करते हैं। वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स। बस सिंपल सी कहानी है, ये मेरा कोई गैस का कंटेनर है और इट कंटेन्स गैस मॉलिक्यूल, देयर विल बी नंबर ऑफ
there will be moles of gas molecules in it, number of moles of gas molecule. तो एक मोल को, इसमें से एक मोल को 1 मोल ऑफ गैस, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, दैट विल बी कॉल्ड हीट कैपेसिटी फॉर गैसेस. और इसी को हम मोलर हीट कैपेसिटी भी कहते हैं. इसको हम मोलर हीट कैपेसिटी भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी? इट्स द हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस. अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, विल राइट ओवर हियर द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance, 1 mole of gaseous substance by 1 degree centigrade or by 1 Kelvin, then this will be called a molar specific heat. और इसको हम cm से डिनोट करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट, या सिंपली c से डिनोट करते हैं. इसको आप c से डिनोट करो या cm से डिनोट करो. तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये मोलर स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? नाउ टेल मी गाइस whether this molar specific heat will be extensive property or intensive property. Now see, मैं यहाँ पे 2 containers लूंगा in order to explain this fact. मैं यहाँ पे 2 containers लूंगा. I'll take 2 containers over here. So let intensive property, very good Nahida, Kamran, very good, very nice. Ashma, it is intensive. Now see, एक बार फिर explain करेंगे ना. इसमें number of moles है. Let in this container the number of moles are, there are 20 number of moles of gas molecules. And let in this container there are 100 number of moles of gas molecules. Now you have to apply heat over here. You have to apply heat over here. You have to increase its temperature by 1 degree centigrade and you have to increase its temperature by 1 degree. लेकिन किसकी बात हो रही है? 20 मोल्स की नहीं हो रही है, 1 मोल की हो रही है. यहाँ पे भी 1 मोल की हो रही है. Means ये it will not depend upon amount of substance, hence it will be intensive property. इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो अगर इसकी फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाएंगे, वी कैन राइट ओवर हियर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी Cm, मोलर हीट कैपेसिटी, इट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय n इनटू del T. ना अगर आपका n नंबर ऑफ मोल्स, इफ n इज इक्वल टू 1, del T इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 मोल and del T is equal to 1 degree centigrade or 1 Kelvin. Can you write Cm is equal to Q divided by 1 mole into 1 degree centigrade? Can you write Cm is equal to Q? That's what we have written in the definition. The amount of heat absorbed to raise the temperature by 1 degree of a 1 mole of gaseous substance, that will be called molar specific heat. I hope you got it. Molar specific heat क्या होता है? तो मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन यहाँ से आ गई. अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करेंगे, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट? नाउ मोलर स्पेसिफिक हीट किसके बराबर है? हीट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल टी. देन हीट का यूनिट क्या होता है? जूल, या हीट को हम कैलोरी में भी लिख सकते हैं. हीट का यूनिट है जूल और कैलोरी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का यूनिट मोल है, इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा? केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड. केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, Kelvin or degree centigrade will be the unit over here. Degree centigrade will be the unit over here. So हमने यहाँ पे डिस्कस किया हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है. नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी मोलर हीट कैपेसिटी पे. नाउ मोलर हीट कैपेसिटी, हमारे पास जो मोलर हीट कैपेसिटी है Cm, दैट्स मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर heat capacity. Now this molar heat capacity Cm, it's equal to Q divided by N into del T. N is the number of moles, del T is the change in temperature by 1 degree centigrade. So it's of 2 types. यहाँ पे इसके 2 types निकलते हैं. एक होता है हमारा molar heat capacity at constant volume, Cm at constant volume.
Cm at constant volume, और दूसरा होता है हमारा Cm at constant pressure. At constant pressure. Now revise the things which I have told. Molar heat capacity at constant volume and molar heat capacity at constant pressure. Now इसको हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम CV से डिनोट करते हैं और इसको हम CP से डिनोट करते हैं. दिस इज डिनोटेड बाय CP. तो इसको हम CP से डिनोट करते हैं. So we have two types of heat, molar heat capacity. One is your CV and the other is your CP. Now we will write over here CV is equal to Q upon N into del T. Now tell me guys, this is molar heat capacity at constant volume. Means you are giving the heat to the system at constant volume. Therefore, I will write QV over here. Means heat absorbed at constant volume. Similarly, CP is molar heat capacity at constant pressure. Therefore, I will write QP over here. I will write QP over here means heat absorbed at constant pressure. Now see, we will apply first law of thermodynamics over here. तो फर्स्ट लॉ में मैंने बोला था QV is equal to del U. Heat absorbed at constant volume it's equal to del U and QP is equal to del H. क्या किसी को याद है इक्वेशन, या मैं फिर से रिपीट करूं इस इक्वेशन को, ये कहां से आई? QV is equal to del U and QP is equal to del H. सी ये रिलेशन कहां से आती है? वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q is equal to du plus work done. Du plus work done, I'll write over here W plus minus W. Now see, I'll write work done over here, W is equal to P dV. Therefore, I'll write Q is equal to du plus P dV. Now at constant volume, this dV will be equal to 0. Therefore, at constant volume, I'll write this Q as QV, means Q absorbed at constant volume will be equal to du plus 0. Therefore, QV will be equal to du. This is where we got this relation. QV, heat absorbed at constant volume, is equal to del U. Or you can write QV is equal to du, change in internal energy. Now substitute the value of QV over here. We can write CV, heat capacity at constant volume, is equal to du divided by N into dt. Du divided by N into dt means heat capacity at constant volume is equal to du divided by dt. If we will talk of 1 mole, अगर हम 1 मोल की बात करेंगे, 1 मोल means if N is equal to 1, then CV is equal to du by dt. This comes out to be very, very, very important relation. This is very, very, very important relation. Therefore, heat capacity at constant volume, we can define it as change in internal energy of a system with respect to temperature. We can define it as change in internal energy of a system with respect to temperature. Similarly, अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, if we substitute this value, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे QP में, so we'll write over here CP is equal to del H upon N into del T. So you can write del as D. Therefore, CP is equal to dH upon N into dt. So if N is equal to 1 mole, you can write CP is equal to dH upon dt. Now this is again one more very, very, very important relation. Directly this equation has been asked in the examination. This has also been asked in the competitive examination. So you can define heat capacity at constant pressure. So you can define molar heat capacity at constant pressure as the change in enthalpy of the system with respect to temperature. तो यहाँ से हमें 2 equations very important मिलते हैं. तो इन इक्वेशंस को मैं यहाँ पे समराइज करूंगा. ये इक्वेशंस आपको किसी भी सूरत में याद रखने हैं. We will write Cm general equation is equal to Q upon N into del T.
So we'll write over here CV is equal to du upon dt. We'll write Cp is equal to dh upon dt. These three are very important relations which you have to remember. One more equation, हीट कैपेसिटी में एक और इक्वेशन आई हमारे पास जो आपको याद रखनी है. दैट इक्वेशन इज हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q upon M into del T. This was one more relation for solids and liquids. तो नेक्स्ट में हम एक और इम्पोर्टेंट चीज इसका डिस्कस करेंगे. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दिस, वो चीज क्या है? वी नो दैट C is equal to Q upon M into del T. नाउ सी ओवर हियर, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है. इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा किसमें? आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग इन टू केसेस. आई विल एक्सप्लेन, लेट इट इज एन और एम. लेट्स राइट ओवर एन, हम गैस की बात करेंगे. आई विल एक्सप्लेन इट इन टू थिंग्स. नंबर फर्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस. Now tell me guys, for isothermal process, del T is equal to, what is the value of del T for isothermal process? Now tell me first, what is the value of del T for isothermal process? 0. Very good. 0. It is 0. So del T over here is equal to 0. So very good. Del T is 0. Therefore you can write C is equal to, for isothermal process, Q divided by N into 0. अगर आपके डिनोमिनेटर में 0 होता है, then what that value comes out to be. अगर आपके डिनोमिनेटर में 0 आएगा, anything divided by 0, that's equal to infinity. Therefore your heat capacity for an isothermal process, it can extend up to infinity. Therefore it can extend up to infinity. क्या आपको ये बात समझ में आई? हीट कैपेसिटी का वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकता है. नंबर सेकंड इज एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे. अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस योर Q is equal to 0. Therefore you can write C is equal to Q divided by N into del T. So you can write over here 0 divided by N into del T. 0 divided by anything is equal to 0. Therefore C comes out to be 0. तो मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, अगर आपका एग्जाम आएगा मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेसेस, इट इज 0. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इट्स इन्फिनिटी. देयरफॉर वी कैन कंक्लूड ओवर हियर द वैल्यू ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी ranges from 0 to infinity. 0 for adiabatic, infinity for isothermal. Then there are other processes जो जिनका वैल्यू इनके बीच में आएगा. There are isoporic processes, isobaric processes, etc. तो guys, I hope आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा. Now tell me, आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा? फारूक, C is equal to 0. Very good. Yes sir, very good. Now हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. We will solve certain questions from the text. टेक्स्ट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस टेक्स्ट से लिए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन और हियर इज, कैलकुलेट द वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल की बात है. मीन्स टेम्परेचर और कांस्टेंट. एक्सपेंशन की बात हो रही है, वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? टेल मी. एक्सपेंशन की बात हो रही है, वर्क डन विल कम आउट टू बी नेगेटिव. व्हेन 2 liters of ideal gas at a pressure of 10 atmosphere isothermally expand against a pressure of 1 atmosphere. This is P external. तो फाइनल वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम होगा. यहाँ पे लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई होगी, यहाँ पे वॉल्यूम है. तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम. यहाँ पे सॉल्व करेंगे. Now see, calculate the work done. So the process is reversible and the process is isothermal and expansion. Now you have to apply the formula which is used for reversible isothermal expansion. The formula that is used for reversible isothermal expansion is W is equal
माइनस एन आर टी, या मैं यहाँ पे लिखूंगा -2.303 एन आर टी log of V2 by V1. Is this the process? क्या आपको ये याद है ये इक्वेशन? क्या आप लोगों को ये इक्वेशन याद है? क्या आप लोगों को ये इक्वेशन याद है? नेगेटिव, वेरी गुड, वर्क विल कम आउट टू बी नेगेटिव। क्या आप लोगों को ये इक्वेशन याद है? वेरी गुड। नाउ सी, दिस इज द वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे इसको हम अप्लाई करेंगे, इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। नासी हमारे पास गिवन क्या है? तो दिया क्या है? दिया यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया गया है, मींस टेम्परेचर इज नॉट गिवन। तो यहाँ पे आर हमें पता है, V2 एंड V1। नाउ दिस इज V1 एंड दिस इज V2। V2 एंड V1 इज गिवन। लेकिन यहाँ पे प्रेशर हमें दिया हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, P इज गिवन। तो हम क्या यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो आई राइट द वैल्यू ऑफ nRT के बदले में यहाँ पे PV लिख सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है। तो मैं यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन से nRT के बदले PV लिखूंगा, बिकॉज मेरे पास टेम्परेचर नहीं है। तो मैं यहाँ पे nRT के बदले PV लिखूंगा। सो माई न्यू फॉर्मूला विल बिकम -2.303। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। PV log ऑफ V2 बाई V1। तो यहाँ पे PV कहाँ से आया? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। क्यों लाया हमने? बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पे गिवन नहीं था, टेम्परेचर यहाँ पे गिवन नहीं था, इसलिए लाया। सी, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे वैल्यूज। ना अप्लाई द वैल्यूज 2.303, 2.303 माइनस, तो अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर P इंटू 1। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जो फाइनल है P इंटू V, दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 10। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, दैट इज 10। फाइनल वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे, दैट्स 10। लॉग ऑफ, तो लॉग ऑफ यहाँ पे V2 हमारा 10 है, डिवाइड बाई V1 2 है, 2 1 जार 2 5 जार 10, तो इट कम्स आउट टू बी log ऑफ 5। तो यहाँ पे log 5 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा 2.303 इंटू 10 log ऑफ 5। log ऑफ 5, log 5 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू विल गेट द आंसर। तो आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए, दिस वन शुड कम आउट टू बी द आंसर। आप log 5 का वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करना, log 5 का वैल्यू अप्लाई करना, राइट। I will show you how to remember the log values when we take equilibrium unit। इक्विलिब्रियम में जब pH हम डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इनको रिमेम्बर कर सकेंगे। अगर आप यहाँ पे log 5 का वैल्यू लगाएंगे, you will get the answer। तो एग्जाम में log 5 का वैल्यू आपको दिया हुआ होगा। एग्जाम में लॉग, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा या बोर्ड एग्जाम होगा, log 5 का वैल्यू आपको दिया हुआ होगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ना टेल मी, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हो? आप नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हो? टेल मी, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं आया तो कल मैं दिखाऊंगा। तो क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हो? यू ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आया तो मैं कल दिखाऊंगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज this is next question. If vapor pressure is if water vapor is assumed to be, if water vapor is assumed to be perfect gas, हमें क्या करना है? water vapor को assume करना है, it's a perfect gas। molar enthalpy for the vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degrees होता है। calculate the internal energy। तो दो केसेस हैं, हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है when 1 mole of water is vaporized at 1 bar and 100 degree centigrade, when 1 mole of water is converted to ice। तो थोड़ा सा मैं इसको आइडिया आपको दूंगा, आपको करना कैसे है। तो यहाँ पे हमारा वाटर है, इट्स इन लिक्विड फॉर्म, इसको हम कन्वर्ट करते हैं वाटर इनटू गैस फॉर्म, दैट्स वेपर फॉर्म। तो यहाँ पे डेल एच जो दिया हुआ है, डेल एच इज इक्वल टू 41 किलो जूल्स पर मोल, सॉरी। तो यहाँ पे डेल एच दिया हुआ है, डेल एच इज इक्वल टू 41 किलो जूल्स पर मोल।
तो दिस इज डेल एच ओवर हियर। तो हमें निकालना क्या है, हमें डेल यू निकालना है, डेल यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं पहले यहाँ से फॉर्मूला लगा के डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी फॉर्मूला को लगाऊंगा, डेल एन जी आर टी। तो मुझे यहाँ से निकालना है डेल एन जी। Now see, if water vapor is assumed to be a perfect gas, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हमारे पास वाटर है, वी हैव वाटर ओवर हियर। तो हमारे पास वाटर लिक्विड है, दिस इज वाटर लिक्विड। वाटर लिक्विड को हमें कन्वर्ट करना है वाटर गैस में, इसको हमें कन्वर्ट करना है वाटर इनटू गैसेस फॉर्म, दैट्स वाटर वेपर। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ दिस सिस्टम। जिस चेंज, ये जो चेंज है, जब हमने वाटर लिक्विड को वाटर गैस में कन्वर्ट किया, मींस वी हैव ट्रीटेड द वाटर sphere to be water vapor, we have treated it, we have assumed it as a gas। तो यहाँ पे डेल एच इसका दिया हुआ है 41 किलो जूल। तो द डेल एच इज गिवन 41 किलो जूल। तो नेक्स्ट थिंग हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी। When 1 mole of water is vaporized at 1 bar and 1 degree centigrade, means हम इस वाटर को यहाँ पे वेपराइज करते हैं। दिस इज द केस फर्स्ट, हम इस वाटर को वेपराइजेशन करते हैं, दिस प्रोसेस वेपराइजेशन प्रोसेस, एंड इट इज डन एट 1 bar। इट इज गिवन दैट द प्रेशर इज 1 bar एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ सी डेल यू यहाँ पे निकालना है। तो आप डेल यू को कहाँ से निकालोगे, आप डेल यू को कहाँ से निकालोगे, यहाँ पे मुझे बोलो। क्या आप ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, क्या आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्या आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। इसमें डेल एच गिवन है, आपको डेल यू निकालना है। इसमें डेल एच गिवन है, डेल यू निकालना है, तो आपको डेल जी निकालना है, डेल एन जी, बिकॉज टेम्परेचर इज गिवन ओवर हियर। तो डेल एन जी निकालो इस प्रोसेस में, मैं यहाँ पे करूंगा del Ng in this process. Now what will be del Ng? Number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. तो gaseous products में कितने moles हैं, 1। gaseous reactants में कितने हैं, कोई नहीं, because it's a liquid, therefore it will be equal to 1 minus 0, that will be equal to 1। तो यहाँ पे del Ng 1 आ गया, यहाँ मैं del H लिखूंगा, del H is equal to del U plus RT, 1 into RT is equal to RT। तो क्या मैं इस डेल एच का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा 41, आर टी को यहाँ लाऊंगा माइनस आर टी इज इक्वल टू डेल यू। नाउ सी द थिंग्स हैव बिकम्स वेरी सिंपल, दिस इज 41 माइनस आर का वैल्यू यहाँ पे लगाओ 8.314 इंटू टी का वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन, एंड यू विल गेट द आंसर ओवर हियर, यू विल गेट द आंसर। इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 37.9 kilojoules per mole। So this will come out to be answer। So this is again a very good question, this is again a very good question, it's again a very good question। तो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। we'll discuss the second part of this question। So the second part of the question is, second part is, this is the second part, these two over here represent a second। The second part is when 1 mole of water is converted into ice। Now इस टाइम आपको क्या करना है, आपके पास वाटर है, वाटर है, इसको कन्वर्ट करना है into ice। This is water liquid and you have to convert it into water solid। Now this is water liquid and this is ice। 1 mole of water has to convert into solid ice। तो इसमें आपको देखना है क्या हो रहा है, जब आप वाटर सॉलिड को, वाटर लिक्विड को कन्वर्ट करते हो सॉलिड में, तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम इन द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। तो यहाँ पे फ्रीजिंग होती है, यहाँ पे फ्रीजिंग होती है, दिस प्रोसेस फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग में चेंज इन वॉल्यूम यूजुअली इट इज नेग्लिजिबल, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम।
there is no change in volume, therefore we can say that P into del V that's equal to P into 0 that's equal to 0. हम फर्स्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे. फर्स्ट लॉ में हमें फर्स्ट लॉ से हम निकालते हैं du is equal to, we can write over here the formula. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्टली, dH is equal to du plus delta ng/RT. So delta ng in this case comes out to be 0. Why? Because in freezing change in volume यहाँ पे कुछ नहीं है. क्यों नहीं है? Because this is solid, this is liquid. So del ng is equal to number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. So here no one is gaseous, here no one is gaseous, therefore it is 0. So del ng is 0. 0 into RT is equal to 0. Therefore del H is equal to del U. So your del U will come out to be del H, and that del H is given, that's 41 kilojoules per mole. I hope you got it. मुझे लगता है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा. Why there is no change in volume. मुझे लगता है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वाला पार्ट समझ में आया होगा. Why there is no change in volume. Tell me guys, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, why there is no change in volume when we freeze water. Because del ng is equal to 0. If del ng is equal to 0, so we can get the answer from there. तो वहां से हमें आंसर मिलता है if del ng is equal to 0. The next part पे चलते हैं. We'll discuss one more question over here. Let us write one more question over here. तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लिख सकते हैं. Now write down the question. A swimmer coming out of, या ये वाला क्वेश्चन, पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे टेक्स्ट का. Express the change in internal energy of the system. तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टेक्स्ट. This is question number 1, 6.1. This is question number 6.1. Now this is question number 6.1. This is example number 6.1. We have discussed number of examples from the text. You can check over there. आप वहाँ पे check कर सकते हो. हमने एग्जाम्पल 6.2 को डिस्कस किया, 6.3 को डिस्कस किया, 6.5 को डिस्कस किया, 6.4 को डिस्कस किया. तो हमने 6.1 को अभी डिस्कस नहीं किया था, अब इसको डिस्कस करते हैं. एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. यू हैव टू डिटरमाइन चेंज इन डेल यू. तो आपको बताना है चेंज इन डेल यू, change in del U, change in internal energy. Change in internal energy. You have to express change in internal energy. Now the cases are number first. No heat is absorbed by the system from the surroundings. ये आपके पास कोई system है, and this system is very well insulated. If it is insulated, it is not absorbing any heat from the system, from the surroundings. Now this is our surroundings. It's not absorbing any heat from the surroundings. When no heat is absorbed by the system from the surroundings, तो आपको बताना है del U क्या होगा. Actually, this is the application of first law. तो first law में क्या कहते हैं, Q is equal to du plus P dV. This is the first law of thermodynamics. तो यहाँ पे when no heat absorbed means Q is equal to 0. When Q is equal to 0, we can write 0 is equal to du plus P dV. So we can write easily over here du is equal to P dV. That means it is equal to work done. तो यहाँ पे जो change in internal energy है, that is used to do the work in the system. System में जो work है, that is used to do the work. तो यहाँ पे जो system में हमें internal energy है, that is used to do the useful work, उससे हम work करते हैं. And this process is adiabatic process. This process is adiabatic process because Q is equal to 0. क्या आपको ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई? चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने हैं when Q is equal to 0. Simply application of first law में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है. क्या आपको ये बात समझ में आ गई?
Now tell me, have you got this? You got this or not? Now number second part इसी का है. Number second part इसी का है. No work is done on the system. When no work is done on the system, no work is done on the system. When no work is done on the system, you have to tell then where the del U is utilized. So del U का काम क्या होता है? Again, we will rely on first law of thermodynamics. When work is done on the system, we take W to be equal to negative. Sorry, W to be equal to positive. Work done on the system by the surrounding is positive. Therefore, we'll apply Q is equal to du plus PdV. That's work done. Now see, in this case, when no work is done, if work done is 0, then du plus 0 is equal to Q. Means जो आप heat supply करते हो उस time, that is used to increase the internal energy of the system. Means if no work is done by the system, if no work is done on the system or by the system, in any case, if your this term, work done term is 0, then your heat absorbed by the system, that's equal to change in internal energy of the system. Have you got this? Work done is equal to change in internal energy of the system. Nahita, Mehru, very good, very good. Then it's equal to change in internal energy of the system. All the things I had discussed in the application of first law. But here is a question हमें करना है. Now number third, when amount of work is done by the system, when W amount of work is done by the system. तो मुझे बता by the system work क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? When W amount of work is done by the system, जब system काम कर रहा हो, this is expansion work, work is taken to be negative. तो वर्क डन को हमें यहाँ पे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है. So we have to take here work हमें लेना है यहाँ पे नेगेटिव. This is negative work done by the system, that's expansion हो रहा है, expansion हो रहा है. And Q amount of heat is supplied to the system. Now Q is the heat supplied to the system, heat given to the system. Heat given to system, बताओ मुझे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? Heat given to system, क्या इसका मैग्नीट्यूड में लूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Heat given to the system, heat given to the system, heat given to the system, positive. Very good, Zubair, very good. Heat given to the system is taken to be positive. Very good. Heat given to the system is taken to be positive. So in this case, what type of system would be? आपको बताना ये कौन सा सिस्टम होगा, आपको बताना ये वाला सिस्टम कौन सा सिस्टम है. फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम को बनाऊंगा, ये मेरे पास कोई सिस्टम है. इस सिस्टम को मैं सराउंडिंग से क्वांटिटी ऑफ हीट देता हूँ. इस सिस्टम ने इनिशियली कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, लेट दैट वॉल्यूम इज V1. यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल प्रेशर मेंटेन किया है. तो व्हेनेवर आई अप्लाई हीट, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं, ये इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल देते हैं, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है. यू नो दैट व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस तो एक्सपेंशन हो रहा है. नाउ व्हेन एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, तो सिस्टम इज डूइंग वर्क, तो यहाँ पे सिस्टम वर्क करता है. ड्यूरिंग एक्सपेंशन W विल बी नेगेटिव. तो हमें बताना है व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज इट, ये कौन सा सिस्टम है, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज इट. तो हमें बताना है ये कौन सा सिस्टम है. दिस इज नॉट आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड नहीं है, बिकॉज हीट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. बट हमारा सिस्टम क्लोज्ड है यहाँ पे, देयरफॉर इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम. इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम में हीट एक्सचेंज होता है, मैटर डज नॉट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. सो गाइस, जहां तक हमने पढ़ा वहां तक हमने ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस किए वहां तक, ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस किए वहां तक. शुड आई स्टॉप द टॉपिक ओवर हियर, या उससे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन करके दे दो, उससे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन करके दे दो. नाउ ये वाला क्वेश्चन आप करके दे दो. फॉर द प्रोसेस टू ऑकर under adiabatic condition, for the process to occur under adiabatic conditions. Now see, the conditions over here are adiabatic conditions. Adiabatic conditions.
the correct condition is, the correct statement is, number first, your dt is equal to 0. Number second, your dp is equal to 0. Number third, your dv is equal to 0. Number fourth, your q is equal to 0. And number fifth, your dw is equal to 0. Now tell me which is the correct answer. तो यहाँ पे आंसर्स आए हैं पहले ही. वेरी गुड. Q is equal to 0 फैसल. फोर्थ मैरोनिसा. थर्ड कौन सा है? अरे यार, जब एडियाबैटिक प्रोसेस होगी तो कौन सी चीज जीरो है? तो कौन सी चीज जीरो है? नेगेटिव. तो कौन सी चीज जीरो है जब एडियाबैटिक प्रोसेस होगी? फोर्थ. पापा का लाडला फोर्थ. अरे यार, देयर इज no change in heating. That's Q is equal to 0. Ashif Sari, fourth. Sheikh Ois, fourth. That's Q is equal to 0. Very good. Great. Very good. Means all of you know the conditions now. अच्छा, अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस है? Now what does first process stand? फर्स्ट ऑप्शन में जो प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस है? फर्स्ट ऑप्शन में जो प्रोसेस है, dt is equal to 0, कौन सी प्रोसेस है? इस प्रोसेस को क्या प्रोसेस कहते हैं? फोर्थ को आपने बोला एडियाबैटिक प्रोसेस. आप मुझे बताओ फर्स्ट को क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रोसेस जो है इसको क्या कहेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस. वेरी गुड, आइसोथर्मल प्रोसेस. तो इसको क्या कहेंगे? डीपी इज इक्वल टू 0. डीपी इज इक्वल टू 0 को कौन सी प्रोसेस कहेंगे आप लोग? डीपी इज इक्वल टू 0. आइसोबारिक प्रोसेस. वेरी गुड, वेरी गुड. आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोकोरिक कहां से आ गया? dv is equal to 0. Very good. And the third one is dv is equal to 0. So guys, we'll stop the topic over here. Thanks for being with me and thanks for watching this lecture. I hope again आप इसको एक बार फिर YouTube पे जाके देखो, वहां से आप इसके नोट्स बनाओ. अगेन आप इसको एक बार फिर वहां से जाके देखो और उसके नोट्स बनाओ साथ साथ. इन क्वेश्चंस को आप लिख के रखो. So I'll stop the video.